हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियोस में हम जानेंगे अबाउट रेस्ट एंड मोशन क्लास +1 सब्जेक्ट फिजिक्स। तो यूनिट है हमारा काइनामेटिक्स, फर्स्ट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में जानेंगे अबाउट रेस्ट एंड मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में विराम अवस्था में एंड मोशन में मीन्स गति में कब बोलेंगे। तो रेस्ट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surroundings with the passage of time। यदि ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को, पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, जो उसके आसपास का सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। विद द पासेज ऑफ टाइम, जब समय क्या है व्यतीत हो रहा है, समय क्या है व्यतीत हो रहा है, उसका सराउंडिंग वही है जो पहले था। यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, एक कार है वो रोड पर क्या है विराम अवस्था में है, वो खड़ी हुई है। वाई? बिकॉज विद द पासेज ऑफ टाइम इसका जो सराउंडिंग है वो पहले भी वही था, अब भी वही है। समय क्या है व्यतीत हो रहा है, लेकिन कार का जो आसपास का जो सराउंडिंग है, जो वस्तुएं हैं वो पहली हैं जो बाद में समय जब व्यतीत हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its position with respect to its surrounding with the passage of time। इसके विपरीत स्टूडेंट्स, मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट को हम कब बोलेंगे ये गति में है? इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अब इसकी पोजीशन क्या है बदल रही है, चेंज हो रही है। with respect to its surrounding with the passage of time। you are looking now on the screen। अब एक कार है, जब समय व्यतीत हो रहा है तो इसका जो आसपास का जो भी सराउंडिंग है, जो भी वस्तुएं हैं वो पहली जैसी नहीं है, वो क्या है बदल रही है। मीन्स इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस ऑब्जेक्ट को मीन्स अब इस कार को हम क्या बोलेंगे? दैट इज इन मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ये क्या होते हैं? तो पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम की। इन मैकेनिक्स हम बोलते हैं गति विज्ञान को। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड द कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो कोऑर्डिनेट फ्रेम क्या है? गति विज्ञान में पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति को कैसे दर्शाते हैं? स्पेसिफाइड दर्शाना विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ, हमारे पास सेट है 3 म्यूचुअली परस्पर परपेंडिकुलर लंबवत लाइंस कॉल्ड द कोऑर्डिनेट फ्रेम। कोऑर्डिनेट फ्रेम कैसे? एक ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में है,
हमने उसकी पोजीशन को दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए, स्पेसिफाइड करने के लिए हम यूज करते हैं परस्पर 3 लंबवत लाइंस। तो एक लाइन है हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस, दूसरी लाइन है अलोंग जेड एक्सिस। दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। जो तीसरी लाइन है मैंने बोर्ड पर शो की है ओ एक्स, ये स्टूडेंट्स ऐसे लाई करती है। अब तीनों लाइंस में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तीनों लाइन आपस में कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो इन तीनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट फ्रेम। अब इसके आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इन फिगर आप देखें, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन हमने फिक्स मान ली है इन द स्पेस विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ 3 डिस्टेंसेस। एक सेट है डिस्टेंसेस का, मीन्स एक्स वाई एंड जेड, along x axis, along y axis and z axis respectively, which are called the coordinates of the point. अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये कैप है, दैट इज अ ऑब्जेक्ट। अब स्पेस में मान लेते हैं ये यहां पर है, यहां पर मैंने यहां पर इसकी पोजीशन को दर्शाया है x1 y1 z1। इसका क्या मीनिंग है? तो हमारे पास अलोंग y एक्सिस, z एक्सिस एंड ये है हमारी x एक्सिस। तीनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट फ्रेम्स। अब ये कैप है, मान लेते हैं यहां पर है इन द स्पेस। तो ये इसकी पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया, इसकी पोजीशन को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया इन स्पेस। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प के साथ मैंने इसको फिक्स किया? अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाली है जो, मान लेते हैं ये x1 पर है। कितनी दूरी है? x1। अलोंग वाई एक्सिस, ये y1 पर दूरी पर है। एंड अलोंग जेड एक्सिस, ये ओरिजिन से कितना दूर है? z1 की दूरी पर। तो ये जो अब कैप है, ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन को हमने 3 डिस्टेंसेस के साथ स्पेस में फिक्स कर दिया है। मीन्स x1 y1 z1। x1 अलोंग x एक्सिस, y1 अलोंग y एक्सिस, z1 अलोंग z एक्सिस। तो ये x1 y1 z1 तीनों डिस्टेंसेस हैं जो, वो अब ऑब्जेक्ट के मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर था? पॉइंट P पर था। तो x1 y1 z1 क्या कहलाते हैं? दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 2 डिमेंशन, 3 डिमेंशन एज वेल एज इन 1 डिमेंशन की हम बात करेंगे कि मोशन को हम 1 डिमेंशन मोशन कब बोलते हैं, 2 डिमेंशन कब बोलते हैं, इन 3 डिमेंशन कब बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं 1 डिमेंशनल मोशन। ये क्या होता है? The motion of an object is called 1-dimensional if only one of the 3 coordinates required to specify the position of the object
इन स्पेस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है, उसकी जो पोजीशन है उसको दर्शाने के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट में से एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हो, मीन्स नीड हो, जरूरत हो। एक ही कोऑर्डिनेट से हम यदि उस ऑब्जेक्ट की स्पेस में पोजीशन को दर्शा देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, तब इस तरह का जो मोशन है इट इज कॉल्ड वन डिमेंशनल मोशन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मोशन ऑफ अ ट्रेन, आपने ट्रेन तो देखी होगी। मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, तो जब ट्रेन है जो एक सीधे स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर गति करती है, क्या होना चाहिए वो ट्रैक? स्ट्रेट। तो ट्रेन की जो पोजीशन है किसी भी समय पर हम एक कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, यू आर लुकिंग अ मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल, समतल एंड नैरो रोड। तो एक समतल एंड तंग रोड है, नैरो रोड है, उस पर एक मैन है, वो जा रहा है। तो मैन की पोजीशन को किसी भी समय पर हम एक कोऑर्डिनेट से इन स्पेस डिफाइंड कर सकते हैं। आगे, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो एक ऑब्जेक्ट है जो धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे को आ रहा है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरह का जो मोशन है इट इज आल्सो वन डिमेंशनल मोशन। अब स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन विद सम एग्जाम्पल। तो अब स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू डिमेंशनल। कब होगा टू डिमेंशनल? इफ टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स required to specify the position of the object in space changes with respect to time। तो एक ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में कहीं पर भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद द पासेज ऑफ टाइम। तो उसकी मोशन को दर्शाने के लिए, जब वो मोशन में है, तो उसकी पोजीशन को दर्शाने के लिए हमें टू कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। तब हम इस तरह का जो मोशन है, इस तरह की जो गति है, उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? टू डायमेंशनल मोशन। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अ बिलियर्ड बॉल, आपने बिलियर्ड बॉल तो देखी होगी, यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, एज वेल एज बिलियर्ड बोर्ड है। तो जब प्लेयर उस बॉल को स्टिक की हेल्प से क्या करता है? हिट करता है। अब ये जो बॉल है ये प्लेन में मूव करती है, मीन्स इसकी गति को, जब ये गति में है तब कहीं पर भी इसकी जो पोजीशन है वो हम टू कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज अलोंग एक्स एक्सिस
ये कितनी है, मान लेते हैं ये 1 मीटर इसने दूरी कवर की। अलोंग वाई एक्सिस इसने 1/2 मीटर दूरी तय की। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारा स्मॉल एक्स है, अलोंग वाई एक्सिस हमारी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल वाई है। तो किसी भी समय पर हम जो बॉल है अपनी पोजीशन को स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है, तो हम उसे 2 कोऑर्डिनेट की हेल्प के साथ क्या कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। मीन्स हमें 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। अब ये बिलियर्ड बॉल है जो ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रही, ऊपर नीचे तो जा नहीं रही, ये अपनी पोजीशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओनली चेंज करती है। अब इसके आगे हम बात करते हैं एन इंसेक्ट, कोई कीट है क्रॉलिंग रेंग रहा है ओवर द फ्लोर ऑफ अ रूम। तो एक कमरा है, उसके फर्श के ऊपर एक कीट है वो रेंग रहा है। तो जो फर्श है वो भी एक्स एंड मान लेते हैं एक्स एंड वाई प्लेन में, उसकी कीट की पोजीशन है जो वो हम 2 कोऑर्डिनेट के हेल्प के साथ हम उसको दर्शा सकते हैं। अब कीट है, एक साइड को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दूसरी साइड क्या है हमारी वाई एक्सिस है। तो कीट अपनी जो पोजीशन है जब वो गति में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो हमें आवश्यकता है ओनली 2 कोऑर्डिनेट की, 2 कोऑर्डिनेट की। मीन्स हम एक्स एंड वाई के हेल्प के साथ उस कीट की पोजीशन को किसी भी समय पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। स्टूडेंट, लास्टली हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। ये क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल if all the 3 coordinates required to specify the position of object in a space changes with respect to time। अब हमें तीनों ही कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता है जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मीन्स वो मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब स्टूडेंट्स, इसकी हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फ्लाइंग काइट, तो आपने पतंग तो देखी होगी, आपने पतंग को फ्लाई भी किया होगा। तो पतंग क्या करती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जाती है। तो तीनों कोऑर्डिनेट की हमें आवश्यकता होती है उसकी पोजीशन को दर्शाने के लिए जब वो उड़ रहा होता है। इसी तरह से फ्लाइंग बर्ड, एक बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है, तो उसकी पोजीशन को जब वो गति में है किसी समय पर दर्शाने के लिए हमें तीनों ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। सिमिलरली फ्लाइंग एरोप्लेन, द रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर। तो उनकी पोजीशन को दर्शाने के लिए हमें तीनों ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन स्पेस।
तो तीनों ही कोऑर्डिनेट्स की हमें आवश्यकता होती है गैस जो मॉलिक्यूल हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये तो थे हमारा 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल, 3 डिमेंशनल मोशंस। नाउ इन द कमिंग वीडियो I will be explain path length and displacement। तो आगे की वीडियो में मैं आपको path length with example and displacement with example briefly explain आपको किया जाएगा। If you have any question, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.